हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं 2025 के लिए बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक रहेगा मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र के बारे में हम एक एक चीज़ों में डिटेल से आज इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि मानव नेत्र कैसे किसी प्रतिबिंब को या किसी वस्तु को देखता है और कैसे अपने अंदर प्रतिबिंब को बनाता है। इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, फिगर के माध्यम से एक एक चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना ये ज़रूरी है। देखिए, मानव नेत्र जो होता है वो अद्भुत प्रकाशीय यंत्र होता है जिसका आकार लगभग गोलाकार होता है। हमारी जो आँख का आकार होता है वो कैसा होता है, लगभग गोलाकार होता है तथा इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह फ़ोटो खींचने वाले कैमरा के भांति व्यवहार करता है। अब देखिए, जैसे मोबाइल में कैमरा लगा रहता है उसी प्रकार हमारी जो मस्तिष्क है उसके अंदर यानी कि फेस के अंदर एक क्या लगा रहता है, आँख लगा रहता है, जो कि फ़ोटो खींचने वाले कैमरा के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, यानी किसी वस्तु को क्या करता है, देखता है। ठीक है, और अगर उसका व्यास के बारे में बात किया जाए कि उसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेता है कि जो मानव नेत्र है उसका व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और कैसे व्यवहार करता है, फ़ोटो खींचने वाले कैमरा के भांति। अब देखिए, ये खोपड़ी के जिस भाग में स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। यानी कि जो हमारा आँख होता है वो कहाँ पर स्थित रहता है, नेत्र गोलक के अंदर स्थित रहता है। यानी कि हमारी जो खोपड़ी होता है उसके अंदर नेत्र गोलक के अंदर क्या होता है, स्थित होता है। ये तो हमने जाना छोटी छोटी बातों को कि हमारा आँख का व्यास कितना होता है, कैसे वो कार्य करता है और वो कहाँ पे स्थित होता है। अब आइए आगे हम लोग जानते हैं नेत्र की संरचना या बनावट के बारे में। देखिए, अगर हम लोग नेत्र को देखना चाहें, अगर नेत्र के बारे में हम लोग बात करना चाहें तो यहाँ पे दो तरह का मैंने नेत्र लाया है। एक रंगीन फिगर लाया है हमने और एक सादा फिगर। नेत्र जो है एक गोलाकार संरचना होता है, ये हमने भी जाना है। ठीक है, और ये जिस भाग में स्थित है उसको क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना और बनावट किस प्रकार से होती है, देखिए, आँख का सबसे बाहरी परत सफ़ेद तथा अपारदर्शी होता है जिसे श्वेत पटल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर में रंगीन फिगर में बात करते हैं तो ये जो साइड से आप लोग परत देख रहे हैं, ये बाहरी परत जो ब्लू लाइन से आप लोग देख रहे हैं, ये बाहर की जो परत होती है वो क्या कहलाती है, श्वेत पटल कहलाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल। ठीक है, अब देखिए, जो कि कैसा होता है, अपारदर्शी होता है और ये कैसा होता है, बाहर की तरफ उभरा रहता है जिसे श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल के ऊपर वाला भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये बाहर वाला भाग क्या था हमारा, ये बाहर वाले भाग को हमने क्या नाम दिया था, श्वेत पटल दिया था। ठीक है, श्वेत पटल के ऊपर वाला भाग उभरा होता है तथा पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कॉर्निया कहाँ है, तो इसके जो नीचे ये सतह आप लोग देख रहे हैं, ये तो मोटा वाला सतह क्या हुआ, हमारा श्वेत पटल है। ये बाहरी वाला परत क्या होता है, श्वेत पटल कहलाता है। और जो इसके ऊपर वाला ये जो आप लोग बाहरी परत देख रहे हैं उभरा हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। मोटे वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, श्वेत पटल, और उसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अब देखिए, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग का परत होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कोराइड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब कोराइड हमारा कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए, ये जो श्वेत पटल है, श्वेत पटल के अंदर वाले भाग, यहाँ पे जो बीच में आप लोग वाइट यानी कि देखिए, जो ये नीला वाला है भाग है, ठीक है, नीला वाला और पीला वाला भाग में एक बीच में आप लोग भाग देख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कोराइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं, जो कि श्वेत पटल के कहाँ पर स्थित रहता है, नीचे स्थित रहता है, यानी कि अंदर श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग का होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। कोराइड आगे चल के देखिए 2 परतों में बढ़ जाता है। इसके आगे वाला परत फैलने तथा सिकुड़ने वाले डायफ्राम के रूप में काम करता है जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये जो कोराइड होता है वो आगे चल के क्या होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। और इसके फैलने तथा सिकुड़ने वाले डायफ्राम के रूप में क्या होता है, ये कार्य करता है जिसे आइरिस या हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइरिस है
यानी कि इस प्रकार फिगर में भी देखना चाहें आप लोग तो यहाँ पे जो हमारा कोराइड था वो आगे चल के धीरे धीरे यहाँ पे 2 परतों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, आइरिस होगा। और आइरिस जो होता है वो हमेशा क्या करता है, फैलने और सिकुड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे आई होप आपको तो समझ में आया होगा। अब देखिए आइरिस या परितारिका कहते हैं। इसके नीचे वाले परत को सिलेरी मांसपेशियाँ कहते हैं, जिससे नेत्र लेंस जुड़ा रहता है। अब देखिए यहाँ पे आइरिस है, यहाँ पे आइरिस है, यहाँ पर ये वाला भाग, और आइरिस से क्या होता है, देखिए यहाँ पर सिलेरी मांसपेशियाँ जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है, यहाँ पे जो छोटे छोटे आप लोग भाग देख रहे हैं, ये रेड पेन से मैंने अभी बनाया है, या ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेरी मांसपेशियाँ, यानी कि आइरिस के ठीक साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर जुड़ा रहता है। और जहाँ पर सिलेरी मांसपेशियाँ जुड़ी रहती है वहाँ पे नेत्र लेंस जुड़ा रहता है। ये देखिए नेत्र लेंस। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है बोर्ड परीक्षा कि ये बताइए कि जो हमारा आँख होता है वो आँख में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को कहना है उत्तल लेंस, क्योंकि हम लोग का जो आँख होता है वो उत्तल लेंस की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। इसमें उत्तल लेंस ही क्या होता है, लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेरी मांसपेशिया के द्वारा क्या रहता है, उत्तल लेंस यानी कि नेत्र लेंस जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे किसका, नेत्र लेंस। ठीक है, और कॉर्निया, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में देखिए यहाँ पे नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पर क्या रहता है, एक द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव होता है, जिसका हम लोग नाम क्या देते हैं, नेत्रोद। उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेत्रोद कहते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर नेत्रोद के बाद देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग कचाप द्रव के नाम से जानते हैं। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच के द्रव को क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। और नेत्र लेंस और रेटिना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, रेटिना होता है। ये अंदर वाले भाग को क्या हम लोग कहते हैं, रेटिना। इसके बीच वाले द्रव को क्या कहते हैं हम लोग, कचाप द्रव कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव बना रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। तो वहाँ पे कचाप द्रव हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हो जाएगा कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए जो हम लोग फिगर देख रहे हैं, फिगर के जो ये अंतिम वाला यानी अंदर वाला भाग होता है, यहाँ पर क्या रहता है, रेटिना रहता है, जहाँ पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है यहाँ पर बनता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग नेत्रोद के बारे में जान गए, कचाप द्रव के बारे में जान गए। अब आगे इसी क्रम में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि नेत्र गोलक का सबसे भीतरी परत अत्यंत सूक्ष्म ग्राही होता है जिसे दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो ये अंदर वाला भाग होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिगर में कि जो अंदर वाला भाग होता है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना होता है। एकदम सूक्ष्म ग्राही यानी छोटे छोटे जो अत्यंत छोटे छोटे शाखित कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए जिसे दृष्टि पटल या क्या कहते हैं हम लोग, रेटिना के नाम से जानते हैं। ये तो रहा हम लोग का एक आँख का बनावट की एक आँख में हम लोग किस किस चीज़ों को हम लोग देखते हैं या जानते हैं। श्वेत पटल के बारे में हमने जाना, सिलेरी मांसपेशिया के बारे में, आइरिस के बारे में। और देखिए यहाँ पर जो हमारा ये नेत्र लेंस होता है उसके आगे एक पुतली लगा रहता है। क्या रहता है, पुतली लगा रहता है। जो छोटे छोटे आप लोग काले भागों में देखते हैं अपने आँखों में, वो छोटा छोटा क्या होता है भाग, पुतली के नाम से जाना जाता है। और कॉर्निया के बारे में जाना, नेत्रोद के बारे में हमने जाना, कचाप द्रव के बारे में पढ़ा, नेत्र लेंस के बारे में पढ़ा, रेटिना या दृष्टि पटल के बारे में पढ़ा। अब देखिए और कोराइड के बारे में पढ़ा। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना कि एक आँख में कम से कम कितनी चीज़ों का होना आवश्यक है। अब हम देखिए अब क्या करेंगे, हम किसी आँख द्वारा किसी वस्तु को देखने की क्रिया विधि को हम लोग जानेंगे। ये तो इसको भाग के बारे में, इसके भाग के बारे में बात हुआ। अब हम लोग किसी वस्तु को जब देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है हमारा आँख में किस प्रकार से बनता है उसको हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं।
तो यहाँ पे देखने की क्रियाविधि हम लोग जानेंगे, ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा उल्टा तथा छोटा रेटिना पर बनता है, जिसमें विद्युत आवेश उत्पन्न होता है और इस आवेग को दिक् तंत्रिका तंतुओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचा दिया जाता है और मस्तिष्क में संवेदना के कारण नेत्र वस्तु को सीधा तथा बड़ा देख पाता है। जैसे मान लीजिए ये आँख है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु को क्या किया गया है, रखा गया है। तो जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पे एक वस्तु को रखा गया है। अब जो हमारा नेत्र होता है क्या करता है, उस वस्तु को देखता है। तो इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है, कहाँ पे बनता है, यहाँ पे देखिए छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पे बनता है। जैसे यहाँ पर ए बी है, तो जब यहाँ पर रेटिना पे वस्तु बनेगा तो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, नीचे ए आ जाएगा, ऊपर बी आ जाएगा। यानी कि उल्टा तथा क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे, रेटिना पे, इस भाग में, अंदर वाले भाग में बनता है। अब देखिए यहाँ पे होता है प्रकाश स्नायु या दिक् तंत्रिका, ठीक है, दिक् तंत्रिका तंतु इसको नाम दिया जाता है, जो कि यहाँ से निकला होता है। ये सब के बारे में हमने जाना अभी पिछले। तो उसके बाद देखिए यहाँ से दिक् तंत्रिका तंतु निकले होते हैं, जो कि हमारे डायरेक्ट मस्तिष्क जगह जाकर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। यहाँ से दिक् तंत्रिका छोटे छोटे तार, जैसे छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे ऐसे तार निकले रहते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में जाकर क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। अब हमारा यहाँ से दिक् तंत्रिका तंतु एक संदेश भेजेगा कि जो हमने किसी वस्तु को देखा है उसको आप देखिए कि वो वस्तु कैसा है। तो हमारा मस्तिष्क जो होगा इस वस्तु को, उल्टे वस्तु को फिर से सीधा बनाएगा, यहाँ पे फिर से सीधा बनाएगा और कह देगा कि वस्तु जो है हमारा ए बी है, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो ये हमारा देखने की क्रियाविधि। अगर परीक्षा में आपको पूछा जाए कि मानव नेत्र के बारे में वर्णन करें, तो यहाँ पे आपको एक फिगर बनाना है, ठीक है, और फिगर में आपको सभी चीज़ों को लिखना क्या है, ज़रूरी है। और साथ ही साथ सबसे पहले आपको लिखना है कि मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, उसके बनावट या संरचना के बारे में लिखना है, और उसके बाद देखने की क्रियाविधि को लिखना ज़रूरी है। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में। जैसे देखिए नेत्र पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश का पवर्तन कार्निया द्वारा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप धूप में गए या कहीं पर आपको तेज़ प्रकाश रोशनी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे अधिकांश प्रकाश यानी बहुत ज़्यादा प्रकाश का जो कार्निया होता है वो उल्टा क्या कर देता है, लौटा देता है, अपवर्तन कर देता है, ठीक है, अपवर्तन करता है। और आइरिस या परितारिका, जो यहाँ पे आइरिस या परितारिका आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आइरिस या परितारिका रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आपकी आंखों पर ज़्यादा प्रकाश पड़ जाता है या कभी कभी कम प्रकाश पड़ता है, तो जो ये आइरिस होता है वो रेटिना पर जो प्रकाश पड़ता है तेज़ या कम, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है कौन, आइरिस या परितारिका। आइरिस को ही क्या कहते हैं हम लोग, परितारिका कहते हैं। और क्वेश्चन बनेगा कि नेत्र पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन किसके माध्यम द्वारा होता है, तो कार्निया के माध्यम द्वारा, ठीक है। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बना। अब देखिए तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कि अधिकांश प्रकाश में यहाँ पर पुतली होगा, ठीक है, पुतली नहीं, पुतली सिकुड़ कर छोटा हो जाती है और कम प्रकाश में पुतली फैलकर बड़ा हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेत्र लेंस रहता है उसके आगे एक छोटा सा जो काला भाग होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग पुतली के नाम से जानते हैं। और पुतली क्या होता है, पुतली का कार्य क्या है, जब आप अत्यधिक प्रकाश में, जैसे मान लीजिए आप रूम में बैठे हैं और प्रकाश यानी घाम में यानी जब धूप में आप लोग जाते हैं, तो उस समय जो आपकी पुतली होती है अधिक प्रकाश पड़ने के कारण क्या होती है, सिकुड़ जाती है और छोटा हो जाती है। आप लोग आईने में अगर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जब कम प्रकाश पड़ता है यानी जब अंधेरे में आप लोग आते हैं तो पुतली जो है फैल कर क्या होती है, बड़ा हो जाती है। तो इस बात का आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा। उसके बाद देखिए सिलियरी मांसपेशियाँ नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। अब देखिए जो ये यहाँ पर सिलियरी मांसपेशी दोनों तरफ से नेत्र लेंस से जुड़ा रहता है, ये क्या करता है कि फोकस दूरी यानी कि नेत्र लेंस किसी वस्तु को कितना
दूर तक देखता है, कितना नज़दीक तक देखता है, उसकी स्थिति को घटाना बढ़ाना किसका काम है? सिलेरी मांसपेशिया। और किसका घटाना है? नेत्र लेंस। तो क्वेश्चन पूछता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है कौन? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिलेरी मांसपेशिया। अब देखिए, रेटिना अत्यंत मुलायम तथा, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा रेटिना अत्यंत मुलायम तथा इससे पतला झिल्ली, यहाँ पर पतंजलि नहीं, पतला झिल्ली से मिलकर बना होता है। यह अनेक प्रकाशग्राही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है कौन? रेटिना। जो कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, उसी को मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेत्र लेंस जिलेटिन तथा क्रिस्टलीय पेशियों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे जो हुआ, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है वो पूछ लेता है। तो आप लोग इन चीज़ों को क्या करें, आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे पतंजलि ना लिखकर क्या लिखेंगे आप लोग? पतला झिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया और मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन कर देता हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नेत्र लेंस जो होता है, यानी कि नेत्र लेंस नहीं, मान लीजिए मैं नेत्र के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। नेत्र जो है अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है? तो अगर मैं बात करना चाहूँ कि नेत्र जो है वो अधिक से अधिक अनंत तक देख सकता है, यानी बहुत दूर तक, ठीक है। और अगर नेत्र की मैं बात करी, वो कम से कम कितना दूरी तक देख सकता है? तो कम से कम वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है परीक्षा में कि नेत्र की निकटतम दूरी है कितना? 25 सेंटीमीटर, और नेत्र की अधिकतम दूरी है अनंत, यानी कि बहुत दूर तक क्या कर सकता है? वो देख सकता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसके बात किया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, ए बी, और यहाँ पर नेत्र है, हमारा यहाँ पर क्या है? नेत्र है। तो अगर ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो हम नेत्र जो है इस वस्तु को देख लेगा। लेकिन जैसे ही हमारा नेत्र जो है यहाँ पे जो ऐसे देखिए, नेत्र जो है अगर ये वस्तु 25 सेंटीमीटर के पहले आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 22 सेंटीमीटर पर वस्तु आ जाए, तो हमारा जो आँख है इस वस्तु को नहीं देख पाएगा, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। कम से कम उस वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर होना क्या है? बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला होगा। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो कुछ दिनों के अंदर या 1-2 दिनों के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अन्य इंटरेस्टिंग साइंस टॉपिक को लेकर।